हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम अपना काव्य खंड का नया चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है गीत अगीत। जैसे हम देख रहे हैं, गीत है और अगीत दिए हैं। ये जो गीत लिखा गया है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ये 3 स्टैंजा में हमारे सामने रखा गया है और तीनों जगह ही अलग अलग गीतों का वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे कौन गीत गा रहा है, ये इसमें बताया गया है। तो देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे सामने कैसी कविता रखी है और हमसे क्या चीज बताने की कोशिश करी है। तो पहला क्या है, गाकर गीत विरह से तटनी, वेगवती बहती जाती, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पर जो ये वर्णन किया जा रहा है, एक नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है और वो अपने तट को छोड़ती जा रही है। तो विरह हो रहा है, जैसे प्रेमिका जो है प्रेमी को छोड़ती है तो विरह वेदना होती है ना, जुदाई की जो वेदना होती है उसको विरह वेदना कहते हैं। तो क्या है, नदी जो है वो तट को छोड़ती जा रही है। तो बता रही है कि वो तट उसको बताया उसका प्रेमी है और नदी आगे चलती जा रही है, यानी कि उसको छोड़ रही है और विरह वेदना है। तो वो गाना गा रही है और उसको देखते हुए कई लोगों ने कई चीजें कही हैं, वही इसमें विस्तृत वर्णन किया गया। तो अब देखते हैं क्या है, गाकर गीत विरह से तटनी, वेगवती बहती जाती, यानी कि नदी जो है वो अपने तटों को छोड़ रही है और विरह के गीत गा रही है। नदी बहते हुए अपने तटों को छोड़ रही है और विरह के गीत गाती हुई आगे बढ़ रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती, और अपनी विरह वेदना को कम करने के लिए, अपने दिल के जो बोझ को है यानी विरह वेदना को जो है वो कम करने के लिए जो बगल में पत्थर रखे हुए हैं, यानी नदी के बीच किनारे किनारे पत्थर रखे थे ना, तो उपलों का मतलब पत्थर, उन पत्थरों से बहुत कुछ कहती हुई आगे बढ़ रही है, यानी कि उन पत्थरों को अपने विरह गीतों को सुनाती हुई आगे बढ़ रही है। तट पर एक गुलाब सोचता, आपको वो जा रही है, अब तट पर क्या है, एक गुलाब खिला हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है। क्या, अब वो अकेला खड़ा है और वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, क्या कहते हैं, प्रभु ईश्वर अगर आप मुझे स्वर देते, यानी कि आप मुझे अगर बोलने की शक्ति देते, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, यानी कि मैं भी जब झड़ जाता हूं, मतलब मैं जब झड़ता हूं, पतझड़ का मौसम आता है ना तो मैं झड़ जाता हूं, तो मेरे को अगर आप स्वर देते तो मेरे वो जो पतझड़ के दिन हैं, पतझड़ के जो दिन हैं, वो जो दिन बीतते हैं बहुत मुश्किल के होते हैं, वो भी उनके भी गीत जो है मैं वो सभी को सुनाता। अगर आप मुझे स्वर देते तो मैं अपने पतझड़ के दिनों के, वो कष्टदायी दिनों के गीत भी सभी को सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, यानी कि निर्झरी कौन, नदी, नदी जो है वो गाते हुए बह रही है। यहाँ पे गाने का अर्थात मतलब क्या हो रहा है, गाने का मतलब कलकल कर कर आवाज बहती, नदी बहती ना तो कलकल कर कर आवाज करती है, तो वो वही कह रहे कि नदी जो है वो गाती हुई बह रही है, पाटल मूक खड़ा तट पर, और वो जो एक जो गुलाब का फूल है वो चुपचाप जो है उसे खड़ा बहता हुआ देख रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है, जो गीत गा रहा है वो सुंदर है या जो गीत नहीं गा पा रहा वो सुंदर है, ना जाने कौन सुंदर है, मगर पूरा दृश्य ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर कवि ने आपको इसका विस्तृत वर्णन करके यहाँ पर बताया है। अब इसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि इसका कैसे व्याख्या करी गई है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता गीत अगीत, इन पंक्तियों में कवि जंगलों एवं पहाड़ों के बीच बहती हुई एक नदी का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि विरह अर्थात बिछड़ने का गीत गाती हुई नदी अपने मार्ग में बड़ी तेजी से बहती जाती है। अपने दिल से विरह का बोझ हल्का करने के नदी अपने किनारों पर उगी घास और उपलवों के बनावट करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है।
वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे तट पर उगा हुआ एक गुलाब का फूल यह सोच रहा है कि अगर भगवान भी उसे बोलने की शक्ति देता तो वह भी गा गा कर सारे जगत को अपने पतझड़ के सपनों का गीत सुनाता। तो इस प्रकार जहां एक और नदी अपनी विरह के गीत गाते हुए कलकल की आवाज करते हुए बह रही है, वहीं दूसरी ओर गुलाब का पौधा चुपचाप अपने गीत को अपने मन में दबाए किनारे पर खड़ा हुआ नदी को बहते देख रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। नेक्स्ट, अब दूसरे पैरा में उन्होंने दूसरे के बारे में वर्णन किया। क्या किया है? बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती। ठीक, पंख फुला नीचे खोतों में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपण में छनकर। किंतु शुक के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मृग शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो अब फिर इसमें क्या हुआ? अब क्या है, एक जो है खेत है, खेत में एक पेड़ है, घना पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है। शुक मतलब तोता। तो क्या दिया? बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोतों को छाया देती। तो क्या हुआ कि जो है एक घना पेड़ है, उस घना पेड़ के सबसे ऊपर जो है एक तोता बैठा हुआ है और वो पेड़ जो है वहां के खेतों को छाया दे रहा है। मतलब तपती धूप है तो जो लोग वहां काम करते हैं आके बैठते हैं ना खेतों के पास, तो वहां पर जो है खेतों में छाया दे रहा है। पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे हैं सेती। और उसी घने पेड़ में नीचे की तरफ में शुक जो है तोते का वो घोंसला है। तोते का क्या है? घोंसला है। और उसमें शुकी यानी कि मैना, तोता मैना होते ना, तो मैना जो है ना उसमें बैठकर जो है अंडों को से रही है। अंडे उसमें हैं और अंडों को से रही है, अर्थात गर्माहट दे रही है। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपण से छनकर। और शुक जो है ना वो अपनी बहुत ही अच्छी आवाज में जो है वो गा रहा है, गाना गीत गा रहा है और उसके पंखों से छनती हुई धूप जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते सह स्नेह में सनकर। अब जो शुकी मैना भी है वो जो तोते की जो गीत को सुनकर बहुत ही उत्साहित हो जाती है, वो भी गाना चाहती है मगर वो तो अंडे से रही है तो वो जो है गा नहीं पाती। मतलब उसके पर जो हैं वो उसी में सनकर, उसका स्नेह जो है उसी में जो है सुनकर रह जाता है, वो गीत नहीं गा पाती। गूंज रहा शुक का स्वर वन में। और क्या है? पूरे वन में यानी कि पूरे जगह पर जंगल में जो है शुक का यानी कि तोते का गीत गूंज रहा है। फूला मृग शुकी का पर है गीत अगीत कौन सुंदर है। और उसके गीत को सुनकर जो है शुकी जो है वो प्रेम से ओतपोत होकर सिर्फ अपने परों को फैलाकर रह जाती है। गीत नहीं गाती, क्या करती है? अपने परों को फैलाकर रह जाती है। अब बताइए कौन सुंदर है? जो गीत गा रहा है वो गीत ज्यादा सुंदर है या वो प्रेम का गीत जो मैना के दिल के अंदर ही अंदर चल रहा है, क्या वो गीत सुंदर है? तो अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? खेतों में एक घने वृक्ष पर तोता बैठा हुआ है और उसी वृक्ष की छांव में उसका घोंसला है जिसमें मैना बड़े प्यार से अपने पंखों को फैलाए अंडे से रही है। ऊपर पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ जिसके ऊपर से पेड़ के पत्तों से छनकर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। वह गाते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य की किरणों को शब्द प्रदान कर रहा हो। पूरा का पूरा दृश्य तोते के स्वर से गूंज रहा है। मतलब पूरा जितना भी वन है वो तोते के स्वरों से गूंज उठा है, जिसे सुनकर मैना भी गाने को उमड़ पड़ती है, परंतु उसके स्वर बाहर नहीं निकल पाते और वह चुप रहकर ही पंख फैलाए हुए अपनी खुशी का इजहार करती है। नेक्स्ट पैरा में क्या दिया है? ये हमारा लास्ट पैरा, 3 पैरे में दिया गया है, ये हमारा लास्ट पैरा है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता।
चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विघ्ना यो मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पर दो प्रेमियों की बात हो रही है। एक प्रेमी जो है वो गीत गा रहा है और उसकी प्रेमिका जो है उससे खिंची चली आती है। तो क्या दिया है इसमें, दो प्रेमी यहाँ एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता। दो प्रेमी हैं यहाँ पर और एक प्रेमी जो है वो शाम को गीत गा रहा है, आल्हा गा रहा है। गीत का है ना शाम के समय गाया जाना, शाम के समय जो है वो बहुत ही प्रेम भरा गीत गा रहा है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता। वो जैसे ही पहला स्वर लगाता है पहला, तो उसकी राधा अर्थात उसकी प्रेमिका जो है वो घर से खिंची हुई यहाँ पर चली आती, उसके गीत को सुनकर यहाँ पर खिंचकर चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छुपकर सुनती है, और अब आई है तो आके सीधे अपने प्रेमी के सामने नहीं आई है, वो चुपचाप एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसके गीत को सुन रही है। यानी चुपके चुपके जो है नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर उसके गीतों को सुन रही है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विघ्ना यो मन में गुनती है। कहती है मैं क्यों नहीं आकर इसके गीत के साथ में गाने लगी, अर्थात वो गा रहा है मैं भी स्वर मिलाकर उसके साथ गाने लगती। ये चीज वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर। वो बहुत ही तन्मयता के साथ बहुत ही प्रेम भरा गीत गा रहा है, मगर यहाँ प्रेमिका जो है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। अंदर ही अंदर उसके अंदर भी गीत चल रहा है मगर वो गा नहीं रही है, यानी वो खुशी के गीत में, यानी वो गीत गा रहा है वो, और प्रेमिका जो है अंदर ही अंदर खुशी से जो है वो बहुत ही खुश हो रही है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो अब यहां पर कौन सुंदर है, कौन सा गीत सुंदर है, जो प्रेमी गा रहा है या जो प्रेमिका के अंदर गीत चल रहा है। तो इसमें कौन सा गीत ज्यादा सुंदर है, जो गाया जा रहा है जो नहीं गाया जा रहा है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, यहां पर अगीत की इन पंक्तियों में कवि ने दो प्रेमियों का वर्णन किया है। एक प्रेमी जब शाम के समय अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए गीत गाता है तो वो उसके स्वर को सुनकर खिंची चली आती है और पेड़ों के पीछे छुपकर चुपचाप अपने प्रेमी को गीत गाते हुए सुनती है। वह सोचती है कि मैं इस गाने का हिस्सा क्यों नहीं हूं। नीम के पेड़ों के नीचे अपने प्रेमी के गीत को सुनकर उसका हृदय फूला नहीं समाता। वह चुपचाप अपने प्रेमी के गीत का आनंद लेती रहती है। इस प्रकार जहां एक और प्रेमी गीत गाकर अपनी सुंदरता का बखान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चुप रहकर भी प्रेमिका उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को व्यक्त कर रही है। इसलिए उसका अगीत भी किसी मधुर गीत से भी कम नहीं है। तो यहाँ पर तीन तरीके से आपको चीजें बताई गई। एक जो गीत गा रहा है, दूसरा जो उसके रिएक्शन के साथ चुपचाप खड़ा हुआ है, चुपचाप सुन रहा है लेकिन उसके मन में भी चल रहा है, तो मन की फीलिंग्स भी हमें बताई हैं। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने जो हमारे सामने रखी है वो एक चीज ये है, जो गाया जा रहा है और जो नहीं गाया जा रहा है, इसमें कौन सा ज्यादा सुंदर है। दोनों ही अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही बहुत सुंदर है। इस तरीके से रामधारी सिंह दिनकर में बिना कही बात भी कितनी प्रभावशाली और सुंदर होती है, ये चीज हमारे सामने व्यक्त करी है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से व्याख्या करनी है, कैसे करनी है और कैसे हम इसको पंक्तियों में बांधेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या दिया है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो जो भी संबंधित इससे पंक्तियां हैं वो हमें लिखनी है। जो गुलाब सोच रहा है, नदी तो बह रही है वो पहले लिखा है, फिर गुलाब जो सोच रहा है हमें वो वाली पंक्तियां लिखनी है। तो क्या है, यदि परमात्मा ने मुझे भी स्वर दिए होते तो मैं भी अपने पतझड़ के दिनों की वेदना को शब्दों में सुनाता। तो ये वो बोल रहा है। अब उसकी पंक्तियां क्या है, देते स्वर यदि मुझे विधाता अपने पतझड़ के सपनों का, मैं भी जग को गीत सुनाता।
अब उसके पास वर्ड नहीं है कि वो मतलब उसको स्वर नहीं है, नदी के पास भी स्वर नहीं, लेकिन नदी बहती है तो कल 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 कर करके आवाज़ करती है, आवाज़ आती है उसके बहने की। मगर फूल तो खड़ा है, उसके तो किसी भी तरह की आवाज़, ना खिलने की, ना मुरझाने की, ना बेकार हो जाने, किसी तरह की आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ पर यही चीज़ व्यक्त की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुक यानी कि जब तोता गा रहा है तो मैना के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज हमें यहाँ पर व्यक्त करनी है। तो क्या दिया है, जब शुक गाता है तब शुकी का मन प्रफुल्लित हो उठता है और वह उसके प्रेम में मग्न हो जाती है। इस प्रक्रिया में उसके पंख फूल जाते हैं। अब क्या, शुक बैठा पेड़ के ऊपर गाना गा रहा था और शुकी क्या कर रही थी, घोंसले में बैठकर अंडे सेर रही थी। अब शुक जो है यानी कि तोता जो है वह स्वस्वर गा रहा है, परंतु मैना तो जो है वो घोंसले में है मगर वो गा नहीं रही है, और गाना चाहती है कि उसके स्वर के साथ स्वर मिलाए, मगर वो चुप रह जाती है क्योंकि वो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी है। तो वो क्या होती है, उसके प्रेम मन में तो प्रेम बहुत आ रहा है, तो वो गा के नहीं अपने प्रेम परों को फैला देती है, अच्छे से फूल जाते हैं उसके पर खूब अच्छे से। तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती है, खुशी से, मतलब अपने प्यार से इजहार इस तरीके से करती है। फिर नेक्स्ट में, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? यानी कि प्रेमी जो गीत गा रहा था थर्ड पैरे में, तो अब प्रेमिका तो उसके साथ आगे छिप जाती है नीम के पेड़ के नीचे, वो तो गीत नहीं गा रही होती, तो उसके मन में क्या चल रहा होता है ये बताना है। प्रेमी जब जिस समय गीत गाता है तब उसकी प्रेमिका की इच्छा होती है, क्यों नहीं मैं भी अपने प्रेमी के गाए गीत की कड़ी बन जाऊं। अब वो नीम के पेड़ के पीछे छिपी हुई है, तो वो बोलती है, सोचती है कि काश मैं भी अपने प्रेमी के साथ जाकर वहां पे गीत गाऊं, लेकिन वो छुप कर वहां पर अपने प्रेमी के जो इजहार होता है प्यार का उसको सुन रही होती है चुपचाप, और क्योंकि उसको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वो अपने मन ही मन में जो है अपने प्रेमी के लिए गीत गाने लगती है, और वो चुपचाप कहाँ खड़ी रहती है, नीम के पेड़ के पीछे में। अब क्या, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। जो प्रकृति का चित्रण किया गया है, आसपास जो फूल पत्ती नदी ये सब चीजें हैं, उसका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। कैसे लिखेंगे? प्रथम छंद में नदी एक गुलाब के प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। इसमें नदी के तीव्र गति से बहने का चित्रण किया गया है, जो अपना मन हल्का करने के लिए किनारों से बात करती हुई सी प्रतीत होती है। उसी प्रकार गुलाब सी पतझर के दुख तथा पतझर के दिनों में देखे गए स्वप्न को व्यक्त करने की अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, कि मतलब पतझड़ के दिनों को भी मैं व्यक्त कर सकूं, तो ये इच्छा वो प्रकट कर रहा है। इस छंद में प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है, जो नदी एवं गुलाब के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। तो जो भी चित्रण किया गया है, अब नदी का बोलना, अब नदी तो बोल नहीं सकती, गीत गा रही है, तो गीत गाने का कार्य करता है कौन? जीवित व्यक्ति। तो ये हमारा मानवीयकरण अलंकार हो गया। अब गुलाब भी अपने सपनों को बताना चाह रहा है, अपनी तकलीफों को बताना चाह रहा है, तो अब तकलीफ वगैरह किसको होती है? जीवित को। तो यहाँ, और गुलाब क्या है? निर्जीव। तो यहाँ पर भी निर्जीव का जीवित से जो है वो तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीयकरण अलंकार है। तो सबसे पहले हम व्यक्त करेंगे, फिर उसमें हम बताएंगे कहाँ पर आपका मानवीयकरण अलंकार आया है। तो इस तरीके से ये हम व्यक्त करेंगे। फिर नेक्स्ट, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। प्रकृति और पशु पक्षी किस तरीके से आपस में हिले मिले रहते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलिए देखिए कैसे होगा। कविता के दूसरे छंद में शुक शुकी के माध्यम से कवि ने प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंधों की व्याख्या की है। इसमें शुक शुकी एक घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे हैं। शुकी घोंसले में बैठकर अंडे सेती है और शुक का स्वर पूरे वातावरण में गूंज रहा है, और इस मधुर गूंज से ना केवल प्रकृति बल्कि शुकी भी मदमस्त है। तो यहाँ प्रकृति का क्या दिया कि बहुत घना खेत है, खेत पूरे भरे हुए हैं, हरियाली छाई हुई है, फिर घना पेड़ है।
तो ये प्रकृति का चित्रण हो रहा है अभी। और उसी घने पेड़ में घोंसला बना हुआ है, किसका? शुकी का, यानी मैना का। तो अब क्या है ऊपर, अब ये तो पूरा प्रकृति का चित्रण हुआ। फिर उसके बाद ऊपर हम यहाँ पर जो है पक्षी का क्या बता रहे हैं कि वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है और गीत गा रहा है, और घोंसले में शुकी बैठकर अंडे से रही है। तो यहाँ पर प्रकृति और पक्षी का बहुत ही अच्छा मेल से वर्णन किया गया, उनका मेल भी है और साथ में बहुत ही अच्छी संबंध दिखाया गया, जिसकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्याख्या की गई है। अब नेक्स्ट, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। अब ये दूसरा, अब पशु पक्षी का प्रकृति के साथ। कविता के दूसरे छंद में शुकी सत्य के माध्यम से प्रकृति के साथ पक्षियों के संबंध की व्याख्या हो रही है। ये तो हम सभी ने देखा था और बहुत अच्छे से इस चीज का वर्णन किया गया है वहां पर। तो ये चीज हमको बताती है कि पशु पक्षी और प्रकृति हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, कैसे दिखेंगे? मनुष्य को प्रकृति अपने रूपों में आंदोलित करती है। एक और नदी का वेगवती धारामय रूप और गुलाब की सुंदरता एवं वृक्षों की घनी छांव में हमें बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। तो दूसरी ओर पशु पक्षियों का मधुर गान तथा उनकी शारीरिक बनावट मनुष्य को आकर्षित एवं आनंदित करती रहती है। तो मतलब ये प्रकृति और पशु किस तरीके से हमें अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं और हमारे अंदर उत्तेजना भरते हैं। उत्तेजना क्या होता है? आंदोलित करना। तो हमारे अंदर उत्तेजना भरते हैं। तो कैसे? प्रकृति का जो चित्रण किया, नदी का बहना और गुलाब का खड़े रहना और घना जंगल, घना पेड़, ये सब चीजें जो व्यक्त की गई, खेत, ये सभी प्रकृति, जब हम इन सबको सुनते हैं तो हमें बड़ा आनंद सा महसूस होता है। फिर दूसरी तरफ पशु पक्षियों का गीत, कैसे? शुक का गाना, शुकी का सेना, एक ये हमें आंदोलित कर देता है कि अपने परिवार और अपने प्रियतम की वजह से हम कितने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो ये दोनों ही जो हैं वो हमारे स्वभाव में आनंदित कर देते हैं और आंदोलन फूंक देते हैं। सभी कुछ गीत अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत तो भी होता क्या, स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति हमारे सामने रखी गई है, तो इसको हमें स्पष्ट करना है कि ये पंक्ति आखिर क्यों बोली जा रही है, इसका क्या कारण है यहाँ पर बोले जाने का। तो क्या दिया है? संसार सुरमय है, शब्दमय है। संसार जो शब्दमय और सुरमय है, वहां गीत अवश्य है। जहां शब्द नहीं है, सुर नहीं है, वहां गीत नहीं है, अतः वहां अगीत निश्चित होगा। लेकिन यह गीत की ही पृष्ठभूमि है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गीत शब्दों की मधुर अभिव्यक्ति है, जबकि अगीत उसके पूर्व की स्थिति, जहां विचार मन के अंदर ही उमड़ते रहते हैं, बाहर नहीं आते, पर अगीत किसी भी क्षण गीत बनकर रूप ले लेते हैं। तो अब क्या दिया है? मनुष्य क्या, प्रकृति जो है वो संगीतमय है, शब्दमय है। प्रकृति हमेशा संगीत भरी होती है, चाहे चिड़ियों की चहचहाहट हो, पत्तों की सरसराहट हो। तो जहां संगीत है वहां शब्द आएंगे, गीत आएंगे, ये चीज बताई गई। अब गीत और अगीत क्या है? गीत जो है वो गाकर अपने मन के भावों को प्रकट करना है। अब अगीत क्या होता है? अगीत गीत से पहले की मनोदशा होती है, कि जब हम गीत गा रहे हैं तो उससे पहले की जो मनोदशा होती है, हमारे मन के अंदर जो विचार बन रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं हमारे अंदर, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो हम गीत के द्वारा गाते हैं। तो गीत गाने से पहले की जो मनोदशा है वो अगीत कहलाती है। और अगीत किसी भी समय गीत में तब्दील हो जाते हैं। जब हमारी मनोदशा बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है तो हम गाने के लिए विवश हो जाते हैं और गाने लगते हैं। उस समय वो अगीत की स्थिति जो है वो गीत में तब्दील हो जाती है, गीत में बदल जाती है। नेक्स्ट, गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। अब ये जो पूरी हमारे सामने रखी गई है, इसके केंद्रीय भाव को हमें लिखना है। तो हम इसको, ये हमने 3 पैरा में पढ़ी है, तो 3 पैरा में ही इसका हमारा भाव होगा। गीत अगीत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रेम एवं मनुष्य तथा प्रकृति के साथ उसके संबंधों का चित्रण किया है।
नदी के बहाव तथा गुलाब के झूमने में कवि ने गीत की गूंज सुन ली। तो यहाँ पर कवि ने क्या, प्रकृति का भी वर्णन किया है, पशु पक्षियों का भी किया है और प्रेम का भी किया है, इन तीनों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर नदी जो है वो झूम रही है। नदी जब झूम रही होती है तो साथ में उसके जो है गुलाब भी गा रहा होता है गाना। गुलाब गाना गा रहा है ना, तो गुलाब जो है वो अपने मन में गा रहा है गाने को। फिर दूसरे पैरे में कवि को शुक शुकी की प्राकृतिक चर्चा में गीत के बोल सुनाई देते हैं और साथ ही पक्षियों के मानवीय राग के संकेत भी दिखते हैं। कवि ने इस कविता में नदी, गुलाब, शुक शुकी तथा मनुष्यों के आंतरिक संबंधों को गूंथ दिया है। तो दूसरे वाले पैरा में क्या दिया था, शुक और शुकी जो है वो प्रेम में है, लेकिन इस समय थोड़ी थोड़ी अलग है, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। वो अंडे से रही है, वो ऊपर बैठकर निगरानी कर रहा है, लेकिन इस बीच भी उन दोनों के बीच में प्रेम है। तो शुक जो है वो तो गीत गा के अपने मनों के भाव को प्रकट कर देता है, मगर शुकी क्या करती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खाली भाव भंगिमाओं से अपने प्यार को व्यक्त करती है। उसकी मन की फीलिंग जो है वो अगीत बन के उसके मन में ही दबी रहती है। फिर दूसरा, प्रकृति एवं पशु पक्षी के बीच अहुला गाता ग्वाला अपनी प्रेमिका के लिए समूचा साधक बना हुआ है। कवि इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच गीत और गीत की तुलनात्मक सौंदर्य संबंधी दुविधा में है। उसे दुविधा है कि जो गाया जा रही है वो गीत है वह अधिक सुंदर है, या जो नहीं गाया जा रहा है अगीत वो अधिक सुंदर है। तो अब प्रेमी और प्रेमिका क्या है, जो है प्रेमी ने गीत गाया तो वो उसकी प्रेमिका खिंची चली आई, तो अब प्रेमी के मन में जो भाव है वो उसने गाकर व्यक्त कर दिए, लेकिन प्रेमिका के मन के जो भाव थे वो चुपचाप खड़े होकर वो प्रेमी के गीत को सुन के आनंद ले रही थी। तो अब यहाँ पर कवि बड़े उलझे हुए हैं, जो गीत गाया जा रहा है वो ज्यादा सुंदर है या वो अगीत सुंदर है जो प्रेमिका के मन में चल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म नहीं हो पा रही कि कौन ज्यादा सुंदर है, मगर दोनों ही अपनी परिस्थितियों में बिल्कुल ही सही हैं। अपनी स्थिति जहां जहां जी है, यानी जो गाया जा रहा है, जो नहीं गाया जा रहा, वो दोनों ही जगह अपने आप में सुंदर है। तो क्या कहते हैं, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती, दिल हल्का कर लेने को उपलों में कुछ कहती जाती, तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों को मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मूक खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए एक तरफ जो है नदी है और दूसरी तरफ एक फूल है, ठीक है, यहाँ पर दिया ना गुलाब। तो नदी तो अपनी बात को कह रही है, मगर गुलाब के पास स्वर नहीं है तो वो नहीं बोल पा रहा, इसलिए गुलाब क्या हो गया, अगीत हो गया, और जो नदी हो गई उसका गीत हो गया। क्या दे रहे हैं, गाकर गीत विरह से तटनी बेगवती बहती जाती। तो विरहनी जो नदी है, अब विरहनी क्यों बोल रही, क्योंकि वो अपने स्रोत से अलग होकर बह रही है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको विरहनी बोला गया। अब वो जो है नदी बहती जा रही है और बहुत तेजी से बह रही है और गीत गा रही है और अपने दिल को हल्का कर रही है, यानी विरहनी है तो उसको दिल में तकलीफ है, और अपनी उस तकलीफ को गीत में कलकल करके बहती है ना, तो उसकी आवाज होती है, और वो अपनी सारी बातों को किसको कह रही है, उपलों से कुछ कहती जाती, अर्थात नदी के किनारे जो पत्थर पड़े रहते हैं ना, उनसे टकराती है और उनको वो अपनी सारी वेदनाओं को बताती चली जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, अब नदी बह रही थी, अब नदी के तट पर एक गुलाब उगा हुआ था, वो क्या सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अगर ईश्वर मुझे स्वर देते, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, यानी कि मैं खिला हुआ हूं और जब पतझड़ आता है तो मैं चारों तरफ जो है पूरा प्रकृति जो है झड़ जाती है, तो उस समय जब मेरे खिलने के जो सपने होते हैं वो मेरे दिल में किस तरीके से जागते हैं, कैसे कैसे मेरे पास सपने आते हैं, मैं भी दूसरों को गाकर वो बात बताता, अगर मुझे प्रभु स्वर देते तो। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मूक खड़ा तट पे, और क्या है, निर्झरी अर्थात नदी जो है वो गा गा कर बहती जा रही है और जो फूल है वो चुपचाप जो है तट पर खड़ा हुआ है।
गीत अगीत कौन सुंदर। अब आप ही बताइए, जो गाकर कह रहा वो सुंदर है या जो नहीं गा रहा वो सुंदर है। भाई गुलाब भी सुंदर है, नदी भी सुंदर है, एक बोल पा रहा है, एक नहीं बोल पा रहा, मगर दोनों के ही मन की बातें बहुत ही सुंदर है। बैठा, अब दूसरा जो आ रहा है मेरे पास, हमारे पास क्या है, बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठे अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपड़ में छन कर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सन कर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में फूला मगन शुकी पर, शुकी का पर है गीत अगीत कौन सुंदर। अब यहां पर क्या दिया है, तोते का जोड़ा है। शुक एक तोता, शुक मतलब तोता और शुकी मतलब मादा तोता। अब यहाँ पर क्या है, एक शुक जो है यानी कि नर तोता जो है वो अपने गीत को गा रहा है, मगर जो मादा तोता है वो नहीं गा रही है। अब क्या बात है, देखिए, बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। अब क्या है, खोते मतलब घोंसला, घोंसला है, घोंसले पर जो डंडी छाया दे रही है उस पे जो है तोता बैठा हुआ है, और पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठी अंडे से थी, और उस घोंसले में शुकी यानी मादा तोता जो है वो बैठे हुए अपने अंडों को पंख फैलाकर अपने अंडों को से रही है। दोनों की पोजीशन बता दी, एक डाल पे बैठा है और एक घोंसले के अंदर बैठी हुई है। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंगपड़ से छनकर। अब क्या होता, बसंती जो बसंत का मौसम होता है उसमें जब सूर्य की किरणें जो हैं वो उस घनी डाल से छनकर जब उसके ऊपर उसके परों पर पड़ती तो शुक जो है वो गाने लगता था, टेटे करके बोलने लगता था, तो वो गाने लगता है। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। लेकिन शुकी जो है वो भी गाना चाहती है, लेकिन चूंकि उसका स्नेह अपने अंडों के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, तो वो जो है ना उसके वो गीत नहीं गा पाती, क्योंकि वो गाएगी तो क्या होगा, उसे अपने अंडे छोड़कर बाहर आना पड़ेगा घोंसले से। तो अब क्या है, उसके गीत उसके अंदर ही रह जाते हैं स्नेह के कारण, अपने बच्चों से स्नेह के कारण, जो उसके अंडे हैं उनसे स्नेह के कारण उसके गीत कहीं ना कहीं उसके अंदर ही दबकर रह जाते हैं। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, और शुक जो है वो खूब तेजी से गाता जा रहा, चारों तरफ वन में जो है तोते की आवाज गूंज रही है। फूला मगन शुकी का पर है, और क्या है, मगर जो है शुकी जो है वो चुपचाप अपने परों को फुलाकर उसी में मग्न है। अब गीत अगीत कौन सुंदर, एक जो अपनी बात को कह पा रहा है और जो स्नेहवश अपने बच्चों के स्नेहवश शुकी जो अपनी बात को नहीं कह पा रही, अगीत, क्या इसमें आप बताइए कौन सुंदर है। भाई तोता भी अपनी जगह सुंदर है और तोती यानी कि शुकी भी अपनी जगह सुंदर है, दोनों ही अपनी जगह सुंदर हैं। एक अपने स्नेहवश अपने बच्चों के स्नेहवश जो है गाना नहीं गा पा रही, गीत नहीं गा पा रही, अपने दिल की बात को नहीं बोल पा रही, मगर तोता कह पा रहा है। तो अब आपको बताना है इसमें कौन सुंदर, मतलब दोनों ही बड़े ही सुंदर हैं। अगला आता है, दो प्रेमी है यहाँ एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर में से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी ये गीत की विधना यो मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा उसका अंतर, गीत अगीत कौन सुंदर। तो आपने यहाँ पे आला उधल की कहानी तो सुनी ही होगी, यहाँ पे तो वही चीज बताई गई है, प्रेमी है आला उधल, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो क्या है, दो प्रेमी यहाँ एक जब यानी कि दो प्रेमी हैं और एक जब यानी कि बड़े सांझ आला गाता, उसमें से एक प्रेमी है आला जो है वो शाम के समय गीत गाना शुरू करता है। ठीक है, फिर पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता। आला जैसे ही गीत का पहला स्वर लगाता है उसका स्वर जो है वो उसकी प्रेमिका को जो है उसके घर से खींचकर शाम के समय बाहर ले आता है। वो क्या करती है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। अब वो प्रेमिका है, वो नहीं गा पा रही, अब वो प्रेमी है, प्रेमिका क्यों नहीं गा पाती, वो चुपचाप नीम के पेड़ की छांव में खड़ी होकर अपने प्रेमी आल्हा के गीतों को सुन रही है, लेकिन वो खुद नहीं गाती है।
क्या बोलती, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। अब बोलती है कि मैं क्यों नहीं अपने आल्हा को के साथ जो है गा पा रही हूँ, और उसको ये तकलीफ मन ही मन गुनती है। अब क्यों नहीं कि भाई भाई उसको लाज शर्म है, उसे ये लग रहा है कि हम साथ मिलके गाएंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम प्रेमी हैं, तो इसलिए वो जो उसके अंदर की जो दुविधा है वो अपने अंदर ही अंदर गुन रही है और ये सोच रही है क्यों नहीं मैं अपने प्रेमी के साथ गा पा रही, कड़ी नहीं बन पा रही। अर्थात अगर एक स्वर मेरा प्रेमी लगा रहा है तो दूसरा स्वर मैं लगा लूं, यानी कि कड़ी जोड़ लूं, मैं वो कार्य नहीं कर पा रही हूं। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर। और यहां पर आला जो है वो बहुत ही वेग से अपने प्रेम गीतों को गाता जा रहा है, और इधर जो है उसकी प्रेमिका मन ही मन अंदर जो है वो बहुत ही फूली नहीं संभारी, मतलब अर्थात उसे लग रहा है कि उसका प्रेमी उसे इतना प्यार करता है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो गीत अगीत कौन सुंदर, एक गीत गा पा रहा है आल्हा, लेकिन दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका गीत नहीं गा पा रही, लेकिन दोनों ही बड़े सुंदर हैं, दोनों की भावनाएं ही बड़ी सुंदर हैं। तो यहाँ पर एक गीत है एक अगीत है, यानी कि गा पा रहा है एक नहीं गा पा रहा, और दोनों ही बड़े ही सुंदर तरीके से गा रहे हैं। तो ये तो हमारी हो गई पूरी, हमने आपको गीत को बता दिया। अब इसके सार को समझ लेते हैं फटाफट। क्या है, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में गीत अगीत के माध्यम से प्रकृति का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। इस कविता में मुखर भावना दृश्य और छुपी भावना अदृश्य है, यानी मुखर भावना जो अपनी बात कह पा रहे हैं वो दृश्य में है, जिसमें आप थी, नदी थी, शुक था और आल्हा थे, ये तीनों ही अपनी बातों को कह पा रहे हैं। तो ये किस में आ रहे हैं, व्यक्त करती हुई भावना यानी दृश्य में आ रहे हैं। छुपी हुई भावना में कौन था हमारा, एक गुलाब था, दूसरा आपका शुकी थी, और तीसरी जो थी वो आल्हा की प्रेमिका थी। ये तीनों ही की भावना अदृश्य है, छुपी हुई है। ये अपने मन की बात को दूसरों के सामने कहकर नहीं बता पा रहे हैं, कि तुलना की गई है। यहाँ कवि प्रकृति को एक संगीतकार के रूप में देख रहा है और उसकी भावनाओं को बयां कर रहा है। कवि के अनुसार नदी, तोता, प्रेमी गीत गा रहे हैं, ये तीनों गीत गा रहे थे। यहाँ एक और नदी अपने आसपास के पेड़ों से विरह का वर्णन कर रही है, तोता अपनी खुशी का इजहार कर रहा है, प्रेमी गीत गाकर अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे गुलाब के पेड़, मैना यानी मादा तोता और प्रेमिका चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहे, परंतु कवि के अनुसार उनके अगीत में भी गीत का समावेश है। वो कुछ नहीं कह पा रहे मगर उनका अगीत है क्योंकि गा नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गीत में भी जो है गीत कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, इसी कारण वे भी गीत का हिस्सा हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति में उपस्थित सब जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में भावनाएं होती हैं। उन्होंने इस कविता में इसका मानवीयकरण किया। तो कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ है, प्राकृतिक चीजें हों, पशु पक्षी हूं, सभी के अंदर जो है भावनाएं होती हैं। इन्होंने यहाँ देखो मनुष्य भी बताया, पक्षी भी बताया और प्राकृतिक यानी कि नदी और पुष्प भी बताया, तो सभी में कहीं ना कहीं भावनाएं छिपी हुई थी। इस तरीके से उन्होंने सबका मानवीयकरण करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि भावनाएं तो मनुष्य के अंदर ही होती हैं, प्राकृतिक चीजों के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकृति का उन्होंने मानवीयकरण कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा गीत हो गया और साथ ही साथ सार हो गया। अब कुछ प्रश्न भी हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न संख्या 1 है, आल्हा गीत सुनकर कौन चला आता है और क्यों? जब आल्हा गीत गाता है तो कौन चला आता है, क्यों चला आता है? उसकी जो है प्रेमिका चली आती है, और क्यों चली आती है? प्रेमवश खिंची चली आती है। तो क्या है, आल्हा गीत सुनकर ग्वाला की प्रेमिका राधा दौड़ी चली आती है, क्योंकि वह प्रेम का मधुर स्वर सुनना चाहती है। सांझ होते ही उसका प्रेमी गाने लगता है और वह अपने प्रेमी के आल्हा गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और नींद की छाया में छिपकर उसका मधुर गीत सुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में किन किन को गीत गाने वाला कहा है और क्यों? तो इस कविता में कौन कौन लोग गीत गा रहे हैं? नदी गा रही है, शुक गा रहा है और आल्हा गा रहे हैं। ये 3 लोग गा रहे हैं। प्रेमी, आल्हा प्रेमी गाना जो है वो गीत गा रहे हैं। और क्यों गा रहे हैं? क्योंकि वो अपने दिल के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, खुश हैं, वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं। क्या इस कविता में कलकल करती नदी, प्रकृति से प्रसन्न होकर गाने वाले शुक
को तथा आल्हा गीत सुनाने वाले प्रेमी को गीत गाने वाला कहा गया है, क्योंकि ये तीनों अपने सुख दुख और उल्लास को मुखरित होकर प्रकट कर रहे हैं। मतलब उनका जो खुशी है, उनका सुख है, उनका दुख है, सभी कुछ वो है अपने गीत के भाव, गीत में पिरोकर दूसरों को बता रहे हैं कि हाँ आज हम बहुत खुश हैं, या हम तकलीफ में हैं, या हम बहुत जो है वो प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, या तकलीफ है, जैसे नदी को तकलीफ थी, विरहनी थी, तो वो अपना बयां करी। शुक जो है वो खुश था, तो वो अपनी खुशी को बयां कर रहा था। और प्रेमी क्या था, वो प्रेम, अपने प्रेम को गीत के माध्यम से बयां कर रहा था। तो सबके तीनों के अलग अलग भाव गीत के माध्यम से व्यक्त हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत अगीत के अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर गीत और अगीत के अंतर को स्पष्ट करना है। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, बहुत ही हल्का सा। क्या है, सिर्फ व्यक्त करने की जो अभिव्यक्ति है उसी से अंतर व्यक्त होता है। क्या है, गीत और गीत में सूक्ष्म अंतर होता है। अपना सुख दुख या उल्लास सस्वर प्रकट करना गीत कहलाता है, परंतु अगीत में गीत के सभी भाव समाहित होते हैं, लेकिन वे मुखर रूप से सामने आकर ना आकर अंदर ही अंदर या मन ही मन में अनुभव किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, कोई खुश हो गया, उसने खुश होकर अपने बात बोल दी, लेकिन कुछ होते हैं सेम वही सारी फीलिंग्स व्यक्त कर अनुभव करते हैं, लेकिन उसको अपने अंदर ही रखते हैं, वो व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो क्या हो जाता है, अगीत हो जाता है। यही अनुभूतियां सघन होकर गीत के रूप में निकलती हैं। जिसके पास इन्हें कह पाने की क्षमता होती है वो गीत रचता है, जबकि सुख दुख उल्लास क्रोध भय करुणा आदि मनोभावों को सिर्फ मन में ही रखना अगीत कहलाता है। मतलब जो अपने मन में ही रख ले वो क्या हो गया, अगीत। भाई फीलिंग सभी को होती है, कुछ व्यक्त कर लेते हैं, कुछ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। दोनों में सूक्ष्म अंतर कहने और ना कहने का है। जो व्यक्त हो गया वह गीत और जो अव्यक्त रह गया वह अगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत अगीत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमको मेन जो फीलिंग है वो हमें व्यक्त करनी। इस पूरे ही गीत में जो मूल भाव का मतलब होता है कि ये 3 टुकड़ों में हमारे पास में गीत प्रस्तुत हुआ था, अलग अलग बताया गया था। अब इनकी जो मेन फीलिंग है वो हमें बतानी है, तीनों को मिलाकर क्या होती है। प्रस्तुत कविता का मूल भाव यह है कि जिस विचार को स्वर के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है वह गीत कहलाता है। यानी कि हमने बोलकर गाकर जैसे भी व्यक्त कर दिया तो वो क्या हो गया, गीत हो गया। लेकिन इसके विपरीत जब भावना को स्वर नहीं मिल पाता तब वह अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाता, उसे ही अगीत कहा जाता है। तब होता है जब हमारी भावनाओं, कुछ लोगों को होता है बड़े जल्दी शब्द मिल जाते हैं अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, कुछ लोगों को अपनी फीलिंग व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मिल पाते, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, वो हो जाती है अगीत की। वास्तव में मन ही मन भावों को अनुभव करना उतना ही सुंदर है जितना मुखर होकर महसूस करना। मतलब दोनों ही फीलिंग बहुत अच्छी है। अगीत मन में उमड़ घुमड़ कर रह जाता है, पर यह भावना सिर्फ महसूस की जा सकती है। कवि के अनुसार मन ही मन की भावना बुनूती भी कम सुंदर नहीं होती। कभी कभी होता है ना, हमको कोई चीज अच्छी लगती है हम व्यक्त नहीं करते, लेकिन मन ही मन रखे तो वो फीलिंग भी हमारी बड़ी ही अच्छी होती है। तो मूल भावना यहाँ पर क्या हो गई, गीत अगीत के अंतर को स्पष्ट करते हुए इसकी भावनाओं को सेम महसूस करना, ये चीज इसका मूल भाव है। कवि ने कहा है कि गीत के साथ साथ गीत रचने की मनोदशा भी महत्वपूर्ण होती है। माना कि गीत सुंदर है, परंतु गीत के भावों को मन में अनुभव करना भी उतना ही सुंदर है। हृदय में आए विचारों को स्वर मिल जाना गीत है, परंतु जब इसे स्वर नहीं मिलता तो वह मन में ही उमड़कर अगीत का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो मतलब आपने व्यक्त कर दिया तब तो अति उत्तम है, और अगर आप व्यक्त नहीं कर पाए तो वो भी उत्तम है। तो यानी कि यहाँ पर उमड़ जो भी हमारी फीलिंग्स हमारे अंदर हैं, लेकिन वो भी बहुत सुंदर है। तो ये था इस कविता का मूल भाव। तो हमने पूरा गीत बताया, अर्थ बताया, सार बताया और प्रश्नोत्तर बताए। तो फटाफट हमने आपका फुल चैप्टर रिवीजन करा दिया। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर सभी कुछ इस चैप्टर के अवेलेबल हैं। तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे सीबीएसई K-12 इंग्लिश दिया है, ठीक है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारी क्लासेस इस तरीके से आ जाएंगी।
अब आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 9th। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने 9th में पढ़ाई जाने वाली सभी बुक, सभी सब्जेक्ट, सब कुछ आ जाएगा। अब ये हम पढ़ रहे थे अपनी स्पर्श बुक से, तो स्पर्श बुक हमारी यहाँ पे रही, यहाँ दिया है ना हिंदी स्पर्श एनसीईआरटी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे स्पर्श बुक की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। अब आपको करना क्या है, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, सभी कुछ है। आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, वन शॉट, टेस्ट पेपर, सभी कुछ है। तो आप जो पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, सभी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है अच्छे से समझिए, टेस्ट है, एग्जाम है, फटाफट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखिए, सब कुछ हमने आपके लिए रेडी करके रखा है। बस आपको करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और साथ ही साथ पढ़ाई भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।